राजीव रंजन जी, पूर्व डीआईजी कोल्हान। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। सवाल सिर्फ 3, राज्य स्तरीय 2 और नेशनल से 1 सवाल। तो पहला सवाल कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को ईडी का नोटिस आया है, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली चाहे कोई मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो या देश का कोई बड़ा नेता हो, पुलिस और कानून हमेशा अपना काम करती है। भारत देश के कानून के नज़रों में सब कोई एक बराबर है। तो करप्शन करने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा हो, कानून के नज़र में उसका पद का कोई अहमियत नहीं है। पहले हमें ये जनता को समझनी होगी, चाहे वो व्यक्ति मुख्यमंत्री ही क्यों नहीं हो। तो ईडी का नोटिस जो आया है, मैं समझता हूँ कि कानूनी प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री को इसको फेस करना चाहिए और अब उनको सफाई का अपना मौका ज़रूर हम समझते हैं कि एजेंसियां देगी। अपनी बातों को रखना चाहिए, इसको राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए, क्योंकि कानून अपना काम करती है और कानून आगे करेगी। ईडी का एक और नोटिस आया था खनन विभाग में, उनको सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गया। क्या कारण है कि मुख्यमंत्री को ईडी का 2 बार सम्मन दे देना? अब इसमें बहुत डिटेल्स मैं केस के बारे में तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ईडी का अपना इंटरनल मामला है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि मुख्यमंत्री महोदय को उस सम्मन को एक्सेप्ट करते हुए और कानून को पालन करना चाहिए, क्योंकि वो एक सरकारी सेवक हैं, लोक सेवक हैं और एक अहम झारखंड के मुखिया हैं। तो जनता के सामने उनको अपने को निर्दोष साबित करना है। अगर ईडी उनको सम्मन किया है तो ईडी को भी बताना है जनता को, और मुख्यमंत्री महोदय को अपने को पाक साफ करना है। तो ये अब उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने को पाक साफ करने के लिए अपने सफाई में क्या कुछ अपने सामने करते हैं। बीजेपी अपने प्रदेश स्तर में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को लेके आई और आज बहुत सौभाग्य की बात है कि विश्व आदिवासी दिवस है। तो क्या इसका परिणाम विधानसभा या लोकसभा में इसका कुछ आउटपुट रिजल्ट अच्छा आएगा? एक्चुअली जैसा हम सभी जानते हैं कि बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने आज के लगभग 22 साल पहले झारखंड के विकास की उन्होंने एक रेखा खींची थी। मैं उस समय बिहार में था जॉब में, और बिहार के बॉर्डर सरघाटी में मैं पोस्टेड था 2000 ईस्वी में। तो उस समय हम लोग जब बिहार से झारखंड के सीमा में प्रवेश करते थे तो हमें सड़कों में अंतर दिखाई देती थी, घरों में बिजली दिखाई देती थी। तो हम लोग बिहार के ऑफिसर ये कहते थे, उस समय हम लोग झारखंड कैडर हमारा मिला था लेकिन आ नहीं पाए थे, अभी हम लोग बिहार में ही थे, कि अब लगता है कि झारखंड में आ गए। सड़कों पे रोशनी दिख रही है, सड़कें उबड़ खाबड़ नहीं दिख रही है, सड़कों में गड्ढे नहीं दिख रही है। तो झारखंड की एक रोड मैप बना था इनके समय में। अगर हम लोग, जैसे उस समय आपको याद होगा कि एक बृहद झारखंड, मतलब झारखंड रांची में न्यू सिटी बनाने के लिए भी एक शिलान्यास हुआ था, जहाँ की बृहद रांची बनाया जाए, न्यू रांची, जैसे रायपुर में बना है। लेकिन अगर 22 साल का हम लोग सफ़र देखें मरांडी जी के हटने के बाद, तो कहीं ना कहीं हम लोग उसमें पिछड़ गए। आज रांची में कोई ग्रेटर रांची नहीं बन पाया। आज हमारा रांची उतना ही सिकुड़ा हुआ है। आज ट्रैफिक के लिए रांची में बहुत समस्या है। तो मैं मानता हूं कि मरांडी जी के आने से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी मनोबल बढ़ा है, और चूँकि ये ग्रास रूट लेवल के नेता हैं, गांव-गांव में इनकी पकड़ है, इनकी एक पहचान है। आदिवासी समुदाय में सारे लोग इनको एक ईमानदार और एक अच्छे नेता के रूप में मानते हैं, और सारे ही झारखंड के लोग इनको ईमानदार नेता की, इनकी छवि एक ईमानदार नेता की रही है। चाहे वो आदिवासी हो या नॉन आदिवासी हो, सभी ने मरांडी जी के बनने पर खुशी व्यक्त की है, और सबको वो पुराना दिन याद आया है कि बाबूलाल के मरांडी के नेतृत्व में निश्चित रूप से झारखंड का फिर से कल्याण होगा और झारखंड विकसित राज्य की ओर अग्रसर होगा। आदिवासी नेता तो अर्जुन मुंडा भी थे, फिर विकास क्यों रुक गया झारखंड की? ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अर्जुन मुंडा जी ने कुछ भी विकास नहीं किया।
ऐसा आप नहीं कह सकते हैं किसी को भी। लेकिन हर नेता का अपना अपना विजन है, काम करने की अपनी स्टाइल है, काम करने का अपना ये है। अर्जुन मुंडा जी के समय में भी कई अच्छे कार्य हुए हैं, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं। अगर रघुवर जी का भी कार्यकाल देखें तो इनके कार्यकाल में भी कई विकास के रोड मैप बने हैं। तो सभी नेताओं ने कुछ न कुछ योगदान दिया है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कोई मुख्यमंत्री ने कोई योगदान नहीं दिया है। सारे मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने कार्यकाल में कार्य किए हैं और राज्य के विकास के लिए अपना जो संभव था योगदान दिए हैं। लेकिन एक राज्य का जो समग्र विकास होनी चाहिए, राज्य में जो एक वाइब्रेंसी होनी चाहिए, जो बाकी इसके साथ के बने हुए राज्यों में है। दुर्भाग्य है कि अभी की वर्तमान की सरकार में फिर से वही हम लोग पुराने दिनों में चले गए, बाहरी भीतरी के अभी भी हम लोग दंश को झेल रहे हैं। जबकि 22 साल का झारखंड हो गया, 22 साल के झारखंड में 22 साल का जुआ जो भी है वो सब झारखंड में जन्म लिया है। आप उसे बाहरी भीतरी में मत बांटो। उन युवाओं को आगे बढ़ने के लिए, उनको रोजगार का अवसर देने के लिए आप कोशिश करो। वो सारे हमारे बच्चे हैं जो इसी राज्य में जन्म लिए हैं। इसलिए हमें ये हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि हमें राज्य के युवाओं को कैसे यहाँ रोजगार मिले, राज्य के युवा रोजगार के लिए बाहर पलायन नहीं करें। आज आपको पता नहीं होगा, झारखंड के लाखों बच्चे और बच्चियाँ बाहर के घरों में बर्तन धो रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं। हमें वैसा झारखंड चाहिए जहाँ यहाँ के बच्चे यहाँ रहें, यहाँ के बच्चे यहाँ नौकरी करें, हमारे आईटी हब यहाँ डेवलप हो, हमारे यहाँ स्वरोजगार डेवलप करने के लिए स्टार्टअप कंपनी डेवलप करने का माहौल हो, हमारे यहाँ अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, अच्छे मेडिकल कॉलेज खुले, हमारे यहाँ लोगों का प्लेसमेंट हो। हमें इस पर गौर करने की ज़रूरत है। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या 2024 रिपीट करेंगे? देखिए, आप एक बीजेपी कार्यकर्ता से बोलिएगा तब तो वो कहेगा कि हम प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं, ये ऑब्वियस है। लेकिन मैं देश की जनता के तरफ से कहना चाहता हूँ कि भारत देश की जनता मोदी जी को पुनः देखना चाहती है। क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं जनता से जुड़े हुए हैं और 22 सालों तक लगातार जनता से जुड़े हुए पुलिस सर्विस में रहे हैं। मोदी जी ने विगत 9 सालों में जो इंडिया में विजन डेवलप किया है, जो यूथ को जो वाइब्रेंट किया है, जो देश को जो प्रगति के जिस रास्ते पर ले गए हैं, आप किसी भी सेक्टर को देख लें तो आज देश प्रगति के पथ पर है। चाहे रोड में हो या मेक इन इंडिया का बात हो। पहले मोबाइल की कंपनियां, ये सब हम बाहर से एक्सपोर्ट करके मोबाइल मंगाते थे, इंपोर्ट करके। आज मोबाइल की सारी कंपनियां यहाँ पे प्रोडक्शन कर रही हैं, हमारे यहाँ से मोबाइल बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है। तो सेना का जो भी पहले सामान था, साजो सामान, सभी बाहर से हम इंपोर्ट करते थे, आज सब यहाँ बनना शुरू हो रहा है। तो देश में बहुत चेंजेज आया है। कितनी स्टार्टअप कंपनियां इस रिजिम में खुली हैं। हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं। हम विश्व का तीसरा इकोनॉमी वाले कंट्री बनने जा रहे हैं। आज विदिन 5 में आ चुके हैं। आज पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम, कहीं भी कोई हमारा भारतीय अगर है तो उसे लोग गर्व से देखता है। उसकी इज्जत और मान प्रतिष्ठा बढ़ गई है। पहले और 9 साल में बहुत अंतर आया है। जब विदेश में आप जाएंगे तो फील होगा। जैसे हम लोग किसी ज़माने में मानते थे कि सिंगापुर का पासपोर्ट को पूरे वर्ल्ड में सबसे वैल्यू मिले, तो वो दिन दूर नहीं है जब भारत का पासपोर्ट का पूरे विश्व में मान बढ़ेगा और एक भारतीय का गौरव बढ़ेगा। एक तरफ वो भी भारतीय है जो 200 रुपये किलो टमाटर खरीद रहे हैं, गैस जो 300-400 में था आज 1200 हो गया। तो उस भारतीय के बारे में क्या मोदी जी नहीं सोचते हैं? नहीं, बिल्कुल। आप इससे नहीं देख सकते हैं कि आप किसी एक चीज़ का मूल्य बढ़ गया हो। आप हमेशा कंपैरेटिव स्टडी कीजिए। जब कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तब आपको पता चलेगा कि 2004 से 2014 तक में क्या स्थिति थी और 2014 से 2023 में क्या स्थिति है। जब तक आप कंपैरेटिव स्टडी नहीं करेंगे आप सही आकलन नहीं कर सकते हैं। ये बोल देना बहुत आसान बात है। उस 10 सालों में गैस की कीमत कितनी बढ़ी थी ये हमें देखना पड़ेगा। उस 10 सालों में किस चीज़ की कितनी किल्लत हुई थी। क्योंकि आप अभी अभी कोरोना जैसे महामारी से निकले हैं। आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि कोरोना जिससे पूरा विश्व की इकोनॉमी धाराशायी हो गई, उस कोरोना महामारी में जब 2 साल तक हम लोगों ने
बंदी झेला है, 2 साल में लोगों के कारोबार चौपट हो गए, उस परिस्थिति में मोदी जी ने कैसे इस देश को संभाला। 140 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन, पूरा वर्ल्ड इस पे सोचता नहीं था कि भारत भी कभी वैक्सीनेशन कम्पीट करेगा। 140 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया, फ्री में वैक्सीनेशन दिया गया, ये कोई छोटी बात नहीं है। और मैं दावा करता हूं कि वर्ल्ड में यही एक कंट्री था जो आप मोबाइल पर वैक्सीनेशन का आप सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। अमेरिका जैसे विकसित कंट्री में भी ये सुविधा वहाँ के नागरिकों को नहीं मिली है। इतनी बड़ी आबादी के कंट्री में इतनी कम डेथ, अमेरिका जैसी कंपनी धाराशायी हो गई, जापान जैसा कंट्री, इंग्लैंड जैसा कंट्री धाराशायी हो गया, लेकिन आपका वो प्रधानमंत्री, जिसके लिए पूरे भारत देश के लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए कि वैसे संकट से आपको निकाला है जिस समय कि लोग बिजनेस की बात नहीं करते थे, सिर्फ अपने जान के बारे में सोचते थे कि कल हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उस संकट से आप बाहर निकले हैं। तो इसीलिए आपको हमेशा ये सोचना है कि देश किस दौर से गुजरा है। इकोनॉमी आपका 1 साल के अंदर में इतनी पटरी पे आई है, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। और हमको उम्मीद है कि आने वाला दिनों में देश बिल्कुल प्रगति के रास्ते पर चल रहा है। करप्शन बिल्कुल बहुत कम हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी एजेंसियां हैं सभी में करप्शन कम हुआ है। भारत सरकार की जो भी राशि है जो गरीबों के लिए, वो सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में आ रही है। बिचौलिए ख़त्म हुए हैं। नई नई योजनाएं कितनी शुरू हुई हैं, जैसे आयुष्मान योजना हो, तो उज्ज्वला योजना हो, जनधन योजना हो, ये सारी योजनाएं गरीबों के लिए हैं। तो प्रधानमंत्री आवास, कितना लोगों का घर बना, करोड़ों करोड़ लोगों का घर बन चुका है। आप शहरों के लिए देखेंगे, गरीबों के लिए लाइट हाउस का निर्माण किया जा रहा है। अभी हमारे रांची में लाइट हाउस बन रहा है, जमशेदपुर में भी बन रहा है। तो इतनी योजनाएं चल रही हैं एक साथ गरीबों के लिए, उत्थान के लिए, और इसके साथ साथ आपका नया पार्लियामेंट बना। आप ये सोचिए कि देश ने इस 9 साल में क्या क्या नहीं किया, जो पार्लियामेंट को बारे में कोई सोच नहीं सकता था। वो पार्लियामेंट आपका 2.5 साल में बन के तैयार हुआ है। ये विश्व के लिए बहुत बड़ी बात हुई है, उपलब्धि हुई है। पूरा यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज इसके लिए आश्चर्यचकित हैं कि इतना जल्दी इस पार्लियामेंट के नए भवन को बना कैसे दिया गया। तो आज अयोध्या का राम मंदिर का जो विवाद 500 सालों से चल रहा था, ये विवाद खत्म हुआ और अगले साल हमें पूरा उम्मीद है कि आप भव्य राम मंदिर अयोध्या में आप देखेंगे, दर्शन करेंगे। तो देश प्रगति के रास्ते पर है और आने वाला दिनों में प्रगति के रास्ते पे चलेगा। मेरा पूरा विश्वास है कि लोग जो हैं इस बार भारी मतों से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिताएंगे और उनके नेतृत्व में एक बार पुनः भारत को 5 साल विकसित होने का अवसर देंगे। उसमें रुकावट आ नहीं सकती। मणिपुर की घटना, जो हरियाणा में जो दंगा हुआ, क्या ये जो दंगा हो रहा है देश में हिंदू मुस्लिम का जो सांप्रदायिक माहौल बन रहा है, क्या इसमें कुछ असर डालेगा? मोदी जी का प्रधानमंत्री में ब्रेकेट करेगा क्या? एक्चुअली मणिपुर का जब आप इतिहास देखेंगे तो आपको लगेगा कि मणिपुर में ये जो इथनिक ट्राइबल्स के जो आपसी राइवलरी है वो एक दिन का नहीं है। ये बहुत हद तक कम हो गया था, लेकिन कुछ लोग इसको उकसा रहे हैं। आप देखेंगे कि वहाँ पर कुकी और मैती ट्राइब्स के बीच की जो है, एक अपने को कहता है कि मैं वहाँ का लोकल हूँ मैती। कुकीज़ जो बाहर से आए हैं ये वहाँ के लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ भी कहीं ना कहीं पर एक खेल खेली गई है। आप हरियाणा में भी देखेंगे जो दंगा हुआ उसमें भी प्रायोजित दंगा था। ये लोग सीधे जुलूस निकाल रहे थे, जा रहे थे, और आप पहले से पत्थर लेकर के तैयार थे इन पर पत्थर चलाने के लिए, इतनी गाड़ियां जलाने के लिए आप मानसिक रूप से तैयार थे। तो ये जब भी इस तरह की प्रायोजित चीज़ें जब रहती हैं तो जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता देख रही है, जनता समझ रही है, और इन सब चीज़ों का मेरा मानना है कि कोई असर नहीं होगा। चूँकि मणिपुर का समस्या को जब आप स्टडी करेंगे तो पाएंगे ये समस्या अपने आप धीरे धीरे सॉल्व होगी, और इसके लिए हमारे माननीय गृह मंत्री जी पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं, और इसमें जो भी बाहर से शक्तियां लगी हुई हैं वो सारी शक्तियां परास्त होंगी, और पूरी ताकत के साथ हम समझते हैं कि जनता भारतीय जनता पार्टी को पुनः एक बार लोकसभा में मौका देगी, ऐसा मेरा मानना है और पूरा विश्वास है। देखिए, जनता 2 गुट में है। एक तरफ वह जनता जो सांप्रदायिक माहौल
बीजेपी को बोलती है कि उनके कारण सांप्रदायिक हो रहा है, और एक तरफ वह जनता जो विकास की गंगा मोदी जी को आगे रख के बोलते कि मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बने। लेकिन यह डिसाइड करना उस जनता को है जो 2024 में वोट डालने वाले हैं। और यह बहुत अच्छा डिस्कशन था राजीव सर से, कहने को भाजपा के अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता सेवक हैं और एक्सपीरियंस नेशनल और राज्य स्तरीय बहुत अच्छा। और ये सवाल किसी पार्टी पॉलिटिक्स को ना समझते हुए आप अपनी विवेक से इसको तौलिए, समझिए कि किस तरफ आप जाइएगा। एक तरफ विकास और एक तरफ महंगाई, गैस का रेट, या डिसाइड आपको करना है। लेकिन सवाल का जवाब बहुत ही अच्छा, बहुत ही तुलनात्मक और तर्कपूर्ण था। और यह चैनल को आप देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इससे आपकी आने वाले राजनीति का भविष्य निर्धारण करेगा। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।